गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रजनी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, HPS कॉलेज मधेपुर मधुबनी। मैंने लास्ट लेक्चर आपको कॉम्ट पे पढ़ाया था और वो मेरा 6th जो लेक्चर था और ये मेरा जो लेक्चर है वो BA पार्ट 1 फिर से मैं रिपीट करती हूँ। BA पार्ट 1 के लिए है ऑनर्स सोशोलॉजी, पेपर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 अगस्त कॉम्ट। तो आप एक बार रिपीटेड मैं कहूँगी कि आपके सिलेबस में अगस्त कॉम्ट का सिर्फ पॉजिटिविज़म लिखा हुआ है। स्टिल मैंने जो है उनके एक दो और एक रिकन्स्ट्रक्शन का एक स्टेजेस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और हायरार्की ऑफ साइंसेस करके मैंने 3 अलग अलग जो है और थेरीज़ भी अलग से बताई हैं, जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको बताई थी। अब ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा, अगस्त कॉम्ट का ये मेरा लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगी क्योंकि ये एक क्रिटिसिज्म बताऊंगी, क्योंकि आप जब भी नोट्स लिखते हैं, आप में बहुत सारे बच्चों का बार बार ये होता है कि मैम हमने तो इतना कुछ लिखा था, स्टिल हमको नंबर्स नहीं मिले। बहुत सारे क्यों नहीं नंबर मिलते हैं, उसके एक रीज़न है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का। जैसे कि अगर आपको पॉजिटिविज्म बोला गया लिखने के लिए, या लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बोला गया, या आपको जो है हायरार्की ऑफ साइंसेस बोला गया, या रिकन्स्ट्रक्शन में कोई भी थ्योरीज किसी भी थिंकर की लिखने को बोला जाए, या फिर किसी भी का लिखने का बोला जाए, कुछ भी टॉपिक आपको दिया जाए, तो एक उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कि जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसका व्हाट इज़ द मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक क्रिटिसिज्म भी है और रेफरेंसेस कि मतलब आपने और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, इस तरीके से एक पैटर्न होता है। अगर आप इतना पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपका पूरा नंबर आपको बहुत अच्छा मिलता है और पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उसी फॉर्मेट में अभी मैंने आपको सारे लेक्चर्स बताए थे कि व्हाट इज़ द पॉजिटिविज्म, व्हाट इज़ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस एंड व्हाट इज़ हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेस एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थियरी ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ अगस्त कॉम्ट। बट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ अगस्त कॉम्ट। तो क्या क्रिटिक क्या है उनका? क्रिटिक उनका नहीं, उनके जो थ्योरीज हैं उस पर किसने किसने क्या मतभेद थे, क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया। जब भी हम कुछ मतलब सोशल साइंसेस में ऐसा है कि जब भी कोई एक थ्योरी आती है तो उस पर बहुत सारे जो नए लोग उसको पढ़ते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार फिर उसको बदल देते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं। तो सेम अगस्त कॉम्ट के साथ भी हुआ था। अगस्त कॉम्ट का जो पॉजिटिविज्म पहले नंबर पे था, पॉजिटिविज्म पढ़ाया था मैंने। तो पॉजिटिविज्म की जो आलोचना थी वो क्या थी कि पहले क्या था पॉजिटिविज्म, इसको रिमेंबर करिए। तो पॉजिटिविज्म इन वेस्टर्न फिलोसफी जनरली एनी सिस्टम दैट confines itself to the data of experience and excludes a prior or metaphysical speculations. It is basically a systemized the science of sociology. इन हिंदी अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो संक्षेप में कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद था, क्या था? एक विज्ञान, एक धर्म एवं एक राजनीति के रूप में कॉम्ट ने इसको प्रत्यक्षवाद को स्वीकार किया था। अगर विज्ञान के रूप में बात करें तो एक अनुभव, अवलोकन, परीक्षण की चर्चा करते हैं एवं वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। वहीं उन्होंने धर्म से भी प्रत्यक्षवाद को जोड़ा था और धर्म से जोड़ के वो समाज की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति की बात करते थे। प्रत्यक्षवाद से जोड़ा था उन्होंने। जब हम रिकन्स्ट्रक्शन पढ़े थे तब इसको बताया था। और अगर राजनीति की बात करें तो वो यह भी चाहते थे कि समाज में एक जो युद्ध की परिस्थिति थी, उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो जो युद्ध की स्थिति थी, युद्ध था, उसको भी ख़त्म किया जाए और समाज में क्या हो जाए, एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मेंटेन की जाए, ऐसा वो चाहते थे। तो उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी पॉजिटिविज्म में। एक तो उसको विज्ञान से भी जोड़ दिया था, फिर धर्म से भी जोड़ा था, और तीसरा वो राजनीति से भी इसको जोड़ दिया था। यहीं पे इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी उनको क्रिटिक किया था, और साथ ही उन्होंने रॉलिन चैम्बल थे, उन्होंने भी क्रिटिक किया था। रॉलिन चैम्बल ये कहते थे कि एक विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वहाँ 2 कॉम्ट थे। वह ये भी कहते थे कि एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था तो दूसरा एक समान प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्षवाद को जब विज्ञान से जोड़ा कि जितने भी प्रत्यक्षवादी थे, ऐसा नहीं था कि कॉम्ट अकेले प्रत्यक्षवादी थे, बहुत सारे जो पॉजिटिविस्ट थे उनका मानना ये था कि जो पॉजिटिविज्म है वो विज्ञान से कनेक्टेड है।
बिल्कुल। और जहाँ की एक तार्किकता हो, एक जो है हम उसमें अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और एक साइंटिफिक हम जो है अध्ययन करते हैं। पॉजिटिविज़्म हमें यही कहता है। लेकिन जो अंतिम का जो दौर था कॉम्ट का, उन्होंने उसको पॉजिटिविज़्म को धर्म से जोड़ दिया और राजनीति से भी जोड़ दिया था। तो जब धर्म से जोड़ते हैं वहीं पे इनका क्रिटिक हो जाता है कि जो प्रत्यक्षवाद था वह धर्म से रिलेटेड नहीं मानते थे, क्योंकि जैसे ही हम धर्म से उसको रिलेट करते हैं वैसे ही वो हम एक धार्मिक व्यक्ति के अंतर्गत चले जाते हैं। यहाँ पे उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये भी था कि जो एक दूसरी बात ये भी हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा कह सकते हैं प्रत्यक्षवाद था, पॉजिटिविज़्म का मतलब प्रत्यक्षवाद होता है, हिंदी में बोलते हैं। जो प्रत्यक्षवाद था वो वैज्ञानिक था। तो जब विज्ञान में क्या था कि एक ऑब्जर्वेशन और एक मेज़रमेंट दो की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं, वो परिस्थितिवश समय के अगर सापेक्ष देखें, परिस्थिति के सापेक्ष देखें और व्यक्ति टू व्यक्ति वो उसमें बहुत बदलाव होता है। तो बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो होती है उसके अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस घटनाएं होती हैं जहाँ पे कि प्रत्यक्षवाद की तरह उसका अध्ययन करना, वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे ये फेल्योर हो जाता है, क्योंकि वहाँ इमोशन हो जाता है जिसको हम ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं लेकिन डेटा अनुसार उसको कैलकुलेट और मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भावनाओं को मेज़र नहीं कर सकते। तो जब जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होगी इमोशंस में, वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका फेल्योर होता दिखेगा। ऐसा बहुत सारे जो वैज्ञानिक विचारक थे, सोशल साइंटिस्ट थे, उनका मानना था। तीसरी बात उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में कहा था कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में कहा था कि एक सबसे पहले मेटाफिजिकल, सबसे पहले जो है आपका जो 3 स्टेजेस बताए थे उन्होंने, क्या क्या बताया था, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक स्टेज। तो उन्होंने कहा जो थियोलॉजिकल था उस स्टेज में क्या था, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल की शुरुआती जो दौर था वहाँ पे लोग धार्मिक थे, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा उनमें बदलाव होता है। फिर तीसरा जो आती है जिसमें बिल्कुल लोग वैज्ञानिक हो जाते हैं और सब कुछ हर चीज़ को वैज्ञानिक तर्क के आधार पे दे देते हैं, कर देते हैं। हर घटना का जो उनका निष्कर्ष होता है वो वैज्ञानिकता उसमें दिखती है और तार्किक रूप से वह उसको हैंडल करते हैं। बट आप देखेंगे कि ऐसा हमेशा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला स्टेज था, जो दूसरा स्टेज में हम जब आए तो दूसरा स्टेज भी उसमें रहेगा और पहला स्टेज के भी लोग रहेंगे, और जो तीसरा स्टेज आएगा हो सकता है कि उस तीसरे स्टेज में जो है मेटाफिजिकल वाले भी स्टेट के लोग रहें और जो थियोलॉजिकल स्टेज था उस सोच के भी लोग रहे, मतलब धार्मिक लोग भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ऐसा मानना था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो स्टेज है वो आने के बाद जो दूसरा स्टेज आया वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पहला स्टेज ख़त्म ही हो जाए, और दूसरे से जब तीसरे में आए तो ऐसा नहीं है कि दूसरा वाले स्टेज का बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। तो तीनों ही स्टेजेस को हम जो है तीसरे वाले में देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सामाजिक विचारकों का मन था और उन्होंने क्रिटिक किया था इसका, ये इनकी आलोचना की थी इसकी, अगस्त कॉम्ट के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की। वैसे ही उन्होंने यह भी विज्ञानों की वर्गीकरण में भी कहा और लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में भी उन्होंने कहा कि जो हमारी जैसे कहा कि बहुत बार जो होता है कि कॉम्ट का मानना ऐसा था कि जो सोसाइटी का बदलाव हो रहा है वो जब बुद्धि का विकास के साथ साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसी के साथ समाज का भी विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने इनका क्रिटिक करते हैं, आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जब बुद्धि का विकास होता है तो उसके साथ साथ समाज का विकास नहीं होता है, बल्कि समाज के अंतर्गत एक युद्ध की परिस्थिति होती है, एक संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के बाद जब एक जो है वो संघर्ष ख़त्म होता है तो जो समाज सामने प्रेजेंट होता है वह एक नया समाज होता है। और इस तरीके से समाज की उन्होंने नए समाज नए समाज का इस तरीके से समाज का विकास होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे। अब जब मैं कार्ल मार्क्स पढ़ाऊँगी तो उनकी ये वाली थियरी पढ़ाऊँगी, अभी के लिए बस इतना ही। तो इस तरीके से कॉम्ट की आलोचना होती है। तो मैंने
3 to 4 आलोचनाएं बताई। पहला ऑन द ग्राउंड ऑफ कि जो है जो हर स्टेजेस जो होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्टेज ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता, या दोबारा आपको देखने को वैसे लोग नहीं मिलेंगे। तीनों ही स्टेजेस जो हैं आपको पहला दूसरा ही स्टेजेस थर्ड स्टेज में भी देखने को मिल सकता है, और पहला और तीसरा जो है सेकंड स्टेज में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा होता है। और इसका अगर हम एक और आलोचना उनकी ये भी कह सकते हैं होती है कि चूँकि वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उन्होंने वहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी को ध्यान में रख करके अपने सिद्धांतों को दिया जो कि हमारे भारतीय जो समाज है उस पर लागू नहीं हो सकते हैं। और ये भी उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो वैज्ञानिक है, वहाँ पे हर घटना का हमको तर्क पता है। फिर भी आज भी जब हम कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं या बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो लॉजिकल देते हैं, हर चीज़ हम लॉजिकल देते हैं। स्टिल जो है हम उसकी पूजा करते हैं, उसको चंदन टीका लगाते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज का था। तो ये भी उनकी एक बड़ी आलोचना है कि तीनों ही स्टेजेस को हम लोग लास्ट में वैज्ञानिक स्तर वाले स्थिति में भी देखने को हमको मिलता है। तो इस प्रकार से मेरा ये जो कॉम्ट का पूरा सिनेरियो था, जो उनकी बुक्स थी, जो उनके थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, जो उनकी मेथोडोलॉजी थी, उस सब पे हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। और मैंने सारे के कंटेंट्स भेज दिए हैं। एक ये जो क्रिटिसिज्म है उसका भी कंटेंट आपको जो है साइट पे वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कॉम्ट आपका ख़त्म हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आई थिंक दरखाइन है, इमाइल दरखाइन, जिसके की ई कंटेंट ऑलरेडी हमारे इस वेबसाइट पर है। उसको हम एज ए लेक्चर आपको भेजेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो समझना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।